नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो सालों तक डिलेज और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से स्ट्रगल करने के बाद कावेरी 2.0 प्रोग्राम अब एक नए फेज़ में एंटर कर चुका है। तो पहले इसे सिर्फ एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए क्लियर रोड मैप, प्राइवेट इंडस्ट्री सपोर्ट और फ्यूचर डिप्लॉयमेंट प्लान पर काम तेज़ी से चल रहा है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट फरवरी 2026 में देखने को मिला था, जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कावेरी इंजन का फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। ये टेस्ट इस बात का सिग्नल था कि प्रोजेक्ट अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रेजुअली ऑपरेशनल इंजन बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर पहले वाले कावेरी प्रोग्राम की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन का हॉट सेक्शन था, और ये वही हिस्सा होता है जहां इंजन के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। फाइटर जेट इंजन की असली कैपेबिलिटी इसी सेक्शन पर डिपेंड करती है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कावेरी 2.0 में इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए सिंगल क्रिस्टन टरबाइन ब्लेड्स और एडवांस्ड हाई टेम्परेचर मटेरियल का यूज किया जा रहा है। इससे इंजन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सेफली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाएगा। रिसेंट आफ्टर बर्नर टेस्ट में इंजन ने लगभग 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास की परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन ग्राउंड टेस्ट के बाद असली एग्जामिनेशन शुरू होगा। 2026 और 27 के दौरान इंजन को हाई अल्टीट्यूड कंडीशन में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए रसिया की हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और इंडिया के इंदिरा टेस्ट बेड का यूज़ किया जाएगा, और इन ट्रायल्स में देखा जाएगा कि इंजन एक्सट्रीम अल्टीट्यूड और हाई स्पीड कंडीशन में कितना स्टेबल परफॉर्म कर पाता है। और अगर ये फेज़ भी सक्सेसफुल रहता है तो अगला स्टेप होगा फ्लाइट टेस्टिंग का। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2028 के एंड तक एक मॉडिफाइड तेजस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में यूज किया जाएगा, जिसमें कावेरी 2.0 इंजन लगाकर उसकी रियल फ्लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट की जाएगी। और यहीं से पता चलेगा कि इंजन सिर्फ टेस्ट फैसिलिटी में ही नहीं, बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर भी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे पाता है या नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्रोग्राम का फ्यूचर प्लान है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में तेजस MQ-1A फाइटर के मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान इम्पोर्टेड GE F404 इंजन की जगह इंडिजिनस कावेरी 2.0 इंजन इंटीग्रेट करने का ऑप्शन भी कंसिडर कर रही है। मतलब शुरुआत में तेजस GE के इंजन के साथ सर्विस में आएगा, लेकिन बाद में उस पर कावेरी 2.0 इंटीग्रेट करने का फुल प्लान है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इंडिया की फॉरेन इंजन पर डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और प्रोग्राम में एक और बड़ा बदलाव एग्जीक्यूशन मॉडल को लेकर भी हुआ है। तो अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ GTRE तक लिमिटेड नहीं है। गोदरेज एयरोस्पेस जैसे प्राइवेट कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में मेजर रोल निभा रही हैं। साथ ही डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जिससे इंजन के वर्चुअल मॉडल बनाकर उसकी परफॉर्मेंस और पॉसिबल प्रॉब्लम्स को पहले ही स्टिमुलेट किया जा सके। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट होगा और टेस्टिंग का टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया में राफेल फाइटर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो कुछ दिन पहले डैसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसके अंडर राफेल के कई मेजर फ्यूजलाज सेक्शन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। लेकिन अब रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का अगला टारगेट और भी बड़ा है। तो डैसॉल्ट अब एक ऐसी इंडियन कंपनीज की तलाश में है जो राफेल के विंग्स मैन्युफैक्चर कर सके। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के एयरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट का विंग बनाना सिर्फ एक मेटल स्ट्रक्चर तैयार करना नहीं होता, बल्कि ये एयरक्राफ्ट का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है जो हाई स्पीड फ्लाइट, शार्प टर्न्स, हैवी जी फोर्सेस और सुपरसोनिक स्ट्रेस को सालों तक हैंडल करता है। इसी वजह से राफेल के विंग्स बनाने के लिए बहुत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। एयरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स, अल्ट्रा प्रीसीजन मशीनिंग और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंट्रोल के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डैसॉल्ट किसी भी कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती। इसके लिए पहले उसे प्रूव करना होगा कि वो कंपनी राफेल जैसे एडवांस फाइटर के ग्लोबल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाती है या नहीं। और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम पहले ही राफेल के फ्रंट फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज और रियल फ्यूजलाज जैसे मेजर स्ट्रक्चर्स इंडिया में बनाने जा रही है। अगर विंग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं शुरू हो जाती है तो राफेल के एयरफ्रेम का काफ़ी बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर
होने लगेगा। और रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि डसॉल्ट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि कंपनी इंडिया को अपनी ग्लोबल राफेल सप्लाई चेन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाहती है। यानी फ्यूचर में इंडिया में बने हुए कंपोनेंट्स सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के राफेल में ही नहीं, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होने वाले राफेल फाइटर में भी यूज किए जा सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 ने जून 2026 में अपनी सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट कंप्लीट की थी और अब टाटा एडवांस सिस्टम ने वडोदरा प्लांट में बन रहे दूसरे इंडिजिनस C295 की भी पहली झलक दिखा दी है। और रिलीज हुई इमेज में दूसरा C295 असेंबली लाइन पर काफ़ी एडवांस स्टेज में नज़र आ रहा है, जहां एयरक्राफ्ट का फॉरवर्ड फ्यूजलाज, कॉकपिट सेक्शन और मेन स्ट्रक्चर असेंबल हो चुका है, जबकि इंजीनियर्स अब उसमें वायरिंग, एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम और दूसरे मिशन इक्विपमेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं। विंग्स और टेल सेक्शन अभी अटैच नहीं हुए हैं, जिस वजह से एयरक्राफ्ट फिलहाल स्ट्रक्चरल असेंबली फेज में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वडोदरा की फाइनल असेंबली लाइन अब यूरोप की मॉडर्न एयरोस्पेस फैसिलिटी की तरह काम करती हुई नज़र आ रही है और साथ ही हाई प्रिसीजन असेंबली जिग्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मदद से एयरक्राफ्ट के हर सेक्शन को माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी के साथ असेंबल किया जा रहा है। और याद रहे कि 2021 में इंडिया ने 56 C295 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इनमें से पहले 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से डायरेक्टली डिलीवर किए जा रहे हैं, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट टाटा एयरबस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस प्रोग्राम के लिए RFP और RFQ सबमिशन प्रोसेस ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 इंडियन डिफेंस कंपनीज ने अपनी बिड सबमिट की हैं और इस प्रोग्राम के अंडर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 87 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। कंपटीशन में HAL, टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, अडानी डिफेंस, सोलर डिफेंस और राफेल फाइबर जैसे बड़े इंडियन प्लेयर्स शामिल हैं। और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सभी प्रपोजल्स की डिटेल टेक्निकल एवल्यूशन शुरू करेगी और सिर्फ वही कंपनीज अगले राउंड में पहुंचेंगी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ 60% इंडिजिनस कंटेंट और जेन्युइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नॉर्म्स को भी मीट करेंगी। तो इस वैल्यूएशन में ड्रोन की सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये भी वेरीफाई होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी इंडियन है और सप्लाई चेन कितनी लोकलाइज्ड है। और टेक्निकल एवल्यूशन क्लियर होने के बाद सिलेक्टेड ड्रोन्स को एक्सटेंसिवली फील्ड एवल्यूशन ट्रायल से गुजरना होगा और इन ट्रायल्स में लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया, डेजर्ट एनवायरनमेंट्स और इंडियन ओशन रीजन जैसे मैरीटाइम कंडीशंस में ड्रोन की इंडोरेंस, रिलायबिलिटी और सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को 30 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली फ्लाई करना होगा और 35,000 फीट से ऊपर ऑपरेट करना होगा और साथ ही लॉन्ग रेंज ISR मिशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। इस प्रोग्राम की एक और इंटरेस्टिंग बात इसका प्रोक्योरमेंट मॉडल है, जहां पूरा ऑर्डर किसी एक कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री L1, L2 मॉडल फॉलो करेगी, जिसमें लोएस्ट बिडर को लगभग 64% ऑर्डर और सेकंड लोएस्ट बिडर को 36% ऑर्डर मिलेगा। अगर वो सेम प्राइस मैच करता है तो इससे इंडिया को एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे और फ्यूचर में सप्लाई चेन का रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।